अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आजकल DNFBPs का बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है और बैंक्स अपने अकाउंट्स ओपन करने के लिए भी DNFBP की कंप्लाइंस रिक्वायर्ड करते हैं और उसके अलावा भी FBR की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो आज हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज़ ए DNFBPS और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म क्या है और इस हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये फ़र्स्ट एपिसोड है, इसमें मैं डिटेल से आपसे शेयर करूंगा मुख्तलिफ़ चीज़ें और फिर आखिर में मैं ये भी शेयर करूंगा कि DNFBP की कंप्लाइंस कैसे की जाती है और फॉर्म्स कैसे फ़िल किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो DNFBP होता क्या है। ये एब्रीविएशन है डेजिग्नेशन नॉन फाइनेंशियल बिज़नेस एंड प्रोफेशंस, यानी कि नॉन फाइनेंशियल बिज़नेस एंड प्रोफेशंस जो डेजिग्नेट किए गए हैं, जो नोटिफाई किया गया है कि ये वो बिज़नेसेस हैं जो DNFBP में आएंगे। तो वो क्या हैं? इसमें दो टाइप्स हैं। एक वो हैं जिनको FBR रेगुलेट करता है और दूसरे हैं सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं। अब FBR रेगुलेटेड तो वो है जिनको FBR रेगुलेट कर रहा है और FBR उसकी रिपोर्ट्स मांगता है, उसकी कंप्लाइंसेस मांगता है। और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे ICMA, ICAP हो गया, स्टेट बैंक हो गया, इस तरह के डिफरेंट इदारे जो हैं वो रेगुलेट करते हैं। जैसे ICMA की जो फर्म्स हैं, जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं, उनकी रेगुलेशन कर रहा होता है। ICAP जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म्स को रेगुलेट कर रहा होता है और इसी तरह स्टेट बैंक जो है वो बैंक्स को देख रहा होता है। इस तरह मैं आगे डिटेल में आपसे शेयर करता हूँ। तो ये FBR रेगुलेटर और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़। देन FBR रेगुलेटेड DNFBPs कौन से होते हैं? उसमें आइडेंटिफाइड किए हैं उन्होंने रियल एस्टेट एजेंट्स, जो मनी की ट्रांसफ़र, जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में काम करते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग होती है जिस फॉर्म में, वो या तो रियल एस्टेट में होती है या ज्वेलरी में होती है, प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स में होती है, या उसके अलावा जो अकाउंटेंट्स हैं वो आपको कह रहे होते हैं कि जी हाउ टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, या लॉयर्स आपको बता रहे होते हैं। तो इस तरह तीन कैटेगरीज़ यहाँ पे हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, डीलर्स इन प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स हैं, इसमें ज्वेलरी भी आ जाती है, जो प्रीशियस मेटल्स हैं वो भी आ जाते हैं, या प्रीशियस स्टोन्स जो हैं वो भी आ जाते हैं इसमें। और उसके अलावा FBR जिन अकाउंटेंट्स को सुपरवाइज़ करता है, यानी एक तो वो अकाउंटेंट्स हैं जिनको अकाउंटिंग बॉडीज़ सुपरवाइज़ कर रही होती हैं, उसके अलावा जो अकाउंटेंट्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता इन अकाउंटिंग बॉडीज़ से, वो अकाउंटेंट जो है वो FBR रेगुलेट कर रहा होता है। तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, लॉयर्स या और आते हैं, लॉ फर्म्स आती हैं इसमें जो लीगल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, नोटरीज़ आते हैं जो कि अटेस्टेशंस कर रहे होते हैं, और नॉन FBR सुपरवाइज अकाउंटेंट्स, यानी कि एक FBR सुपरवाइज अकाउंटेंट्स हैं, उसके अलावा जो अकाउंटेंट्स हैं जो ICMA, ICAP के मेंबर्स हैं, जिनको ICMA और ICAP रेगुलेट कर रहा होता है, वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ में आते हैं। अच्छा, मकसद क्या है इसका? सबसे हम ये देखते हैं कि वाई ये DNFBPs का क्यों चर्चा है और क्यों इसकी कंप्लायंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेक श्योर करना कि DNFBPs हैं, यानी जो अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स और ये लोग जो हैं, या बैंक्स वगैरह, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के जो लॉज बने हैं पिछले कुछ सालों में, उनको कंप्लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो और टेररिस्ट की फाइनेंसिंग ना हो। ये मेक श्योर करना ज़रूरी है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में था और अभी भी उससे निकलने के इम्कानात हैं। और पिछले 2-3 सालों में पिछली गवर्नमेंट में भी सारे लॉज बने, जो उनकी 39 रिक्वायरमेंट्स थी वो ऑलमोस्ट हमने अब कंप्लीट की हैं। अभी 34 के ऊपर तो हमें सर्टिफाई कर दिया गया कि हमने उनको फुली कंप्लाई कर लिया, और उसमें FATF जो है वो ये मेक श्योर कर रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। तो फिर इम्कान ये है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द FATF की ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे।
अच्छा, व्हाट इज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो सोर्स ऑफ मनी है या सोर्स ऑफ एसेट्स जो आप एक्वायर कर रहे होते हैं, जो गेन कर रहे होते हैं, उनको डिस्गाइज़ किया जाता है। यानी उनका सोर्स जो है वो लीगल नहीं होता, वो किसी गलत एक्टिविटी से, इल्लीगल एक्टिविटी से या क्रिमिनल एक्टिविटी से डिराइव किया जाता है। यानी एसेट्स और मनी जो है या रकम जो है, जो पैसा है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट किया जाता है, लॉफुल एक्टिविटी से जनरेट नहीं किया जाता या ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। इस हवाले से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसमें पाकिस्तान से बाहर मनी ट्रांसफ़र की गई इल्लीगल तरीक़ों से और उसके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं। फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रजीम बना, जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉज बने डिफरेंट, तो उसमें ये मेक श्योर किया गया कि जी रेगुलेट किया जाए और मेक श्योर किया जाए कि पाकिस्तान में जो मनी जनरेट होती है, जो पैसा जनरेट होता है, ये जो एसेट ख़रीदे जाते हैं, वो लॉफुल एक्टिविटी से ख़रीदे जाएँ, ना कि क्रिमिनल एक्टिविटी से। तो मेक श्योर करना, इसलिए सोर्सेज ऑफ मनी आपसे पूछे जाते हैं कि कहाँ से ये पैसा आया या कहाँ से ये एसेट आपने जनरेट किया। इस हवाले से FBI आपसे पूछता है, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो फिर वो आपके ऊपर डिफरेंट सेक्शंस ला के लग जाती हैं, टैक्स लॉज के हवाले से भी और उसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के हवाले से भी। तो जो लॉज बने हैं ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं। ये लॉज क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो इंटरनेशनल और लोकल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनकी इंटेग्रिटी, तो साफ़ सुथरे जो हैं सिस्टम्स जो हैं साफ़ सुथरे तरीके से काम करें, लॉफुल तरीके से काम करें, ना कि क्रिमिनल जो एक्टिविटी से जो फाइनेंसेस जनरेट होते हैं उनको उनकी ट्रांसफ़र या उनकी जनरेशन में हेल्प करें। तो जो इल्लीगल ट्रांसफ़र्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं एसेट्स की या मनी की, वो इन लॉज़ के तहत अलाउड नहीं है, और उसके हवाले से डिफरेंट जो है वो फिर आपको प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं। उसके अलावा इसमें सज़ाएं हैं। ये डिटेल्स में इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करूँगा, चीज़ा जो इसमें प्रोविजंस हैं वो आपसे शेयर करूँगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ काउंटर टेररिज्म, काउंटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, CFT, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या है। टेररिस्ट आपको पता है कि इंतहा पसंद लोग जो होते हैं या जो दहशतगर्द जो होते हैं वो उनको कहते हैं। तो टेररिस्ट की फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि फ़ंड्स, चाहे वो जायज़ फ़ंड्स हैं आपके या नाजायज़ फ़ंड्स हैं, आपने जायज़ तरीके से हासिल किए हैं या नाजायज़ तरीके से, वो लेकिन वो फ़ंड हो रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटी को, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप फ़ंड कर रहे हैं या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को आप अगर फ़ंड कर रहे हैं, तो चाहे वो जायज़ आपके फ़ंड्स हैं या नाजायज़ फ़ंड हैं, दोनों सूरतों में ये एंटी लॉ के ख़िलाफ़ है। और जनरली ये होता है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो छोटी हो सकती हैं, जैसे चंदे होते हैं, छोटी अमाउंट्स के हो सकते हैं, या एज़ कम्पेयर टू मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन जो अरबों में होती है नॉर्मली और डॉलर्स में होती है, उसके मुकाबले में जो टेररिस्ट फाइनेंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी हो, वो छोटी भी हो सकती है। लेकिन चूँकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक समझी जाती हैं। तो पाकिस्तान के जो काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग सिस्टम हैं या लॉ हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि पब्लिक को प्रोटेक्ट किया जाए, पब्लिक की हिफाजत की जाए, और उस हवाले से यूनाइटेड नेशन और पाकिस्तानी जो लॉज़ हैं उनको फॉलो किया जाए, और अदरवाइज़ जो पाकिस्तान को सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, पाबंदियाँ पाकिस्तान पे लग सकती हैं, उससे बचा जाए, ये ऑब्जेक्टिव। तो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस हवाले से किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है, और DNFBP की रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है और उसकी कंप्लाइंस किस तरह होगी। तो हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।